वेलकम स्टूडेंट्स। तो अभी तक के लेक्चर्स में हम लोगों ने अल्कोहल की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। तो देन उसके बाद हम रिएक्शंस आज जो पढ़ने वाले हैं वो पहले वाले सब रिएक्शंस का मिक्सचर होगा। जैसे पहले हमने कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की ब्रेकिंग पढ़ी थी कि कब कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है, और फिर हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच की ब्रेकिंग पढ़ी थी। लेकिन आज के जो चैप्टर लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं उसमें ये दोनों बॉन्ड ही टूटेंगे, मतलब CH बॉन्ड भी टूटेगा और OH बॉन्ड भी टूटेगा। तो चलिए इसी ऑर्डर में हम लोग पहली रिएक्शन करने वाले हैं जिसका नाम है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो समझो इस बात को कि यहां पर अपने पास कोई अल्कोहल है, ठीक है। अल्कोहल से कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में, डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब जो वाटर को रिमूव करेगा, ठीक है। तो ये वाला OH और ये वाला H यहां से रिमूव हो जाएंगे और इस वाली रिएक्शन से हमारे पास बन जाएगी एल्कीन, ठीक है। तो एल्कीन का फॉर्मेशन होगा और वाटर अलग हो जाएगा, तो इसी को अपन बोलते हैं डिहाइड्रेशन। अब ध्यान देने वाली यहां पे जो बात है वो समझिएगा, ये जो रिएक्शन है वो एलिमिनेशन की रिएक्शन है, एलिमिनेशन, ठीक है। आप लोग पहले से जानते हैं कि एलिमिनेशन हमारे पास दो टाइप का होता है, एक E1 एलिमिनेशन और एक E2 एलिमिनेशन। E1 एलिमिनेशन के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि वहां पे कार्बोकेटाइन बनता है तो रीअरेंजमेंट हो सकता है। E2 एलिमिनेशन के अंदर कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता है तो वहां पे रीअरेंजमेंट नहीं होता है ना। तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन हुई पहली बात। अब दूसरी बात सुनना, जब कभी भी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, जब कभी भी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है तो वहां पर वो रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक होती है। क्यों होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन? क्योंकि ये रिएक्शन जो है वो स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। ध्यान से समझना इस बात को कि यहां पर दो सिग्मा बॉन्ड थे, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो दो सिग्मा बॉन्ड का ब्रेक होकर वापस बना क्या? एक पाई बॉन्ड बना, है ना। यहां पे सिग्मा बॉन्ड की ब्रेकिंग हुई और पाई बॉन्ड बना जो क्या है? अनस्टेबल होता है। दो सिग्मा बॉन्ड से एक पाई बॉन्ड बना, या फिर ये कह सकते हो एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड बना जो कि अनस्टेबल होते हैं। तो जब कोई भी अनस्टेबिलिटी की तरफ जाता है तो हमें उस रिएक्शन में हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, मतलब वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस ना होकर वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। तो ये बात ध्यान रखना कि कब कौन सी रिएक्शन, मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए हमें बाहर से हीट उसे देनी पड़ेगी, उस रिएक्शन को हीट करना पड़ेगा, तब जाके वो रिएक्शन पॉसिबल होगी। तो ये डिहाइड्रेशन के बारे में बात हो रही है। अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट की फॉर्म में, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की फॉर्म में हम यहां पे ले सकते हैं कंसंट्रेट H2SO4 और H3PO4 और Al2O3 और P2O5। ये सब कुछ हम यहां पर कंसीडर कर सकते हैं, ये सब डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। तो यही एजेंट हमारे पास हम यूज इनमें कर सकते हैं। और भी इसमें कुछ बहुत रेयरली हमें दिया जाता है KSO4, बहुत रेयरली ये दिया जाता है, कम ही मिलता है, तो ये ज्यादातर नहीं होता। ज्यादातर हमें HSO4 ही मिलता है, 90% तो H2SO4, और फिर अगर कुछ मिलेगा तो फिर H3PO4 भी हमें मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए इस रिएक्शन के मैकेनिज्म देखते हैं कि इस रिएक्शन के मैकेनिज्म क्या है। तो ये अल्कोहल के डिहाइड्रेशन की रिएक्शन एंड उसकी मैकेनिज्म पे फोकस करते हैं। ये H+, ये OH, यहां पर हमने यूज किया है कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। तो फिर इसके मैकेनिज्म में आपके पास कंसंट्रेटेड H2SO4 है जो एसिड की तरह बिहेव करेगा और H+ देगा। ये हमारे पास यहां पे OH है और ये कंसंट्रेट H2SO4 जिसने हमें H+ दिया,
ये H प्लस इस OH के लोन पेयर पे आके अटैक करेंगे और यहां से बन जाएगा OH और इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। अब वाटर का रिमूव होगा। ये रिएक्शन जो होती है वो फास्ट रिएक्शन होती है एंड ये रिएक्शन जो होती है वो स्लो रिएक्शन होती है। ठीक है, जो स्लो रिएक्शन होती है वही उसकी रेट को डिटरमाइन करती है, वही हमें रेट के बारे में बात बताती है। तो ये कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यहां पर ये वाटर अलग होगा, आपको पता है वो ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज अच्छा लगता नहीं है, तो वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अटैक कर लेगा और यहां से रिमूव हो जाएगा। और इसके बाद हमारे पास बन गया कार्बोकैटायन यहां पे हमारे पास बन गया है। अब एक बात पे फोकस करना, जो हमारा H2SO4 है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है, आप लोग जानते हैं। तो ये जब H प्लस दे देगा तो पीछे बचेगा HSO4 माइनस। अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये क्या होगा, वीक बेस होगा। सॉरी, ये अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये क्या होगा, वीक बेस होगा। मतलब यहां पर जो हमारे पास देखो H प्लस इसने यही दे दिया था, तो पीछे बचा क्या, पीछे बचा HSO4 माइनस। तो अब ये HSO4 माइनस जो है वो यहां पर वीक बेस की तरह बिहेव करेगा, वीक बेस की तरह। और वीक बेस की तरह बिहेव करेगा तो वो अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करवाएगा। हालांकि ये बीटा हाइड्रोजन था, देखिएगा यहां पे ये अल्फा कार्बन, यहां पे ये बीटा कार्बन, लेकिन इस कार्बोकैटायन के अकॉर्डिंग ये अल्फा हाइड्रोजन हो गया। और अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होता है, आप सब लोग जानते हैं। अल्फा हाइड्रोजन ही क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो फिर हम यहां से एक H प्लस को रिमूव करवा देंगे। तो जो H प्लस हमने HSO4 से लिया था वो H प्लस हमने HSO4 को वापस दे दिया है। तो यहां से जब रिमूव करवाएंगे तो यहां पे बनेगा एल्कीन। ये देखिएगा, ये वाला जो हाइड्रोजन था उसे यहां से रिमूव करवा दिया तो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बन गई, एल्कीन बन गई है। तो इस रिएक्शन में एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। और यहां पर आप लोगों ने देखा कि ये रिएक्शन जो है वो हमें कार्बोकैटायन प्रोवाइड करवाती है। मतलब यहां पर इंटरमीडिएट जो है वो कार्बोकैटायन है, मतलब इसमें रीअरेंजमेंट के भी चांसेस रहते हैं। ठीक है, ये तब होता है जब हम यहां पे वीक बेस लेते हैं। ध्यान से समझना, इस एलिमिनेशन रिएक्शन में होता क्या है, क्या सिस्टम है कि जैसे यहां पे अगर हमने वीक बेस लिया है ना तो वो बेचारा वेट करता है इस H2O के निकलने का। देखिए यहां पे कार्बोकैटायन क्यों आया, क्योंकि पहले H2 निकला तब कार्बोकैटायन आएगा ना। और अगर इस H2 को निकलने दिया ही ना जाए और पहले कोई अटैक कर जाए तब कार्बोकैटायन नहीं आएगा। मतलब वो SN2 मैकेनिज्म आपको याद होगी, न्यूक्लियोफाइल के निकलने से पहले दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाता है ना, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो वैसे ही अगर यहां पे हमने स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया तो वो इंतजार नहीं करेगा उस न्यूक्लियोफाइल के निकलने का और पहले ही अटैक कर जाएगा। दैट मीन वो रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, वो E2 रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, बाई मोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। जबकि यहां पे क्या है, यहां पे ये मोनो या यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन है। मतलब ये रिएक्शन का टाइप कौन सा है, E1 टाइप है। समझ गए बात। तो यहां पे ये वीक बेस क्या काम कर रहा है, इस रिएक्शन को जो मैकेनिज्म है वो E1 बना देता है। अगर यहां पे कोई स्ट्रॉन्ग बेस होता तो वो क्या करता, तो वो फिर यहां से इस H2 के निकलने से पहले अटैक करता और यहां से रिएक्शन जो होती वो E2 हो जाती। तो वहां कार्बोकैटायन भी नहीं बनता और वहां रीअरेंजमेंट के कोई चांसेस भी नहीं होते। समझ गए बात। तो चलिए बच्चे हम बात कर लेते हैं रेट ऑफ डिहाइड्रेशन की। रेट ऑफ डिहाइड्रेशन
तो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन आप समझ गए होंगे। अगर मैंने H2SO4 लिया हुआ है डिहाइड्रेटिंग एजेंट या फिर H3PO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट लिया हुआ है, तो फिर मेरी मैकेनिज्म जो है वो इवन टाइप की होगी और वहां कार्बोकेटाइन बनेगा, तो मैं कह सकता हूं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मेरी रेट ऑफ डिहाइड्रेशन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। समझ गए बात? तो ये रिएक्शन होती है हमारी। और यहाँ पे हमें हीट करना जरूरी है। अब ध्यान से समझना, हीट करना क्यों जरूरी होता है? वो इसलिए जरूरी होता है कि अगर आप हीट नहीं करेंगे, अगर आप रिएक्शन को लो टेम्परेचर पे रखेंगे, ठीक है, तो लो टेम्परेचर फेवरेबल कंडीशंस होती है फॉर SN1 रिएक्शन। तो ये भी तो न्यूक्लियोफाइल है भाई। आपका ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि सर इस न्यूक्लियोफाइल ने इस नेगेटिव चार्ज में पॉजिटिव चार्ज पर क्यों अटैक नहीं किया? तो अगर यहां पे टेम्परेचर लो है, लो टेम्परेचर फेवरेबल होगा इस न्यूक्लियोफाइल के इस पॉजिटिव पे अटैक करने के लिए, तो फिर ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर जाएगा बस। और ये कौन सी टाइप की रिएक्शन हो गई? SN1 टाइप की रिएक्शन हो जाएगी। तो SN1 रिएक्शन जो होती है वो लो टेम्परेचर पर फेवरेबल होती है, जबकि एलिमिनेशन रिएक्शन जो होती है वो हाई टेम्परेचर पर फेवरेबल होती है, वो एंडोथर्मिक होती है। ये बात हमने अभी भी थोड़ी देर पहले भी मैंने तुम्हें बताया था। मैंने यहाँ पे सिग्मा बॉन्डिंग तोड़कर मैंने पाई बॉन्डिंग बनाई है, और पाई बॉन्ड वीक होते हैं हमारे सिग्मा बॉन्ड से, ठीक है। तो ये हमारा टाइप हो गया। अब कुछ एक और बात करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कैसे में डिपेंड करता है इस पर। तो चलिए हम कुछ एक कार्बोकेटाइन, कुछ एक अल्कोहल का कंपैरिजन यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बेंजाइलिक अल्कोहल है, ये बेंजाइलिक अल्कोहल। ये यहां हम कंसीडर करते हैं 3 डिग्री अल्कोहल। एक हम यहां पे कंसीडर करते हैं एलाइलिक अल्कोहल, और एक हम यहां कंसीडर करते हैं 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो कुछ एक अल्कोहल मैंने अपने बोर्ड पे लिखे हैं। चलिए इनसे अगर कार्बोकेटाइन बनेगा तो वो कार्बोकेटाइन आपका होगा कौन सा? CH2 पे पॉजिटिव, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन इसे बोला जाता है, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। यहां से बनेगा तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। ये हमारे पास 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, और यहां पर अगर कार्बोकेटाइन बनेगा तो वो कार्बोकेटाइन होगा एलाइलिक कार्बोकेटाइन। यहां पे जनरली ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो फिर ध्यान देंगे आपको, मैंने पहले भी आपको बताया है, अगर मैं इसे ए नाम एक बोलता हूं, इसे बी बोलता हूं, इसे सी बोलता हूं, इसे डी बोलता हूं, तो इसका एक स्टेबिलिटी ऑर्डर रहता है हमारे पास, जो मैंने आपको पहले डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर के अंदर। वो क्या कि हमारे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं देन बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। यहां पे रेजोनेंस जरूर हो रहा है, यहां पे रेजोनेंस हो रहा है, आप लोगों को पता है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है देन बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। और आप लोग यहां से तो ये देखिए, हालांकि ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, लेकिन बेंजाइलिक होने की वजह से ये ज्यादा स्टेबल है। अब इन दोनों के अगर मैं कंपैरिजन करूं तो ये भी 1 डिग्री है और ये कौन सा है? ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, लेकिन फिर भी एलाइलिक कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, क्योंकि यहां पे रेजोनेंस हो रहा है, और ये 2 डिग्री अल्कोहल जो है वो कम स्टेबल हुआ। मतलब आप डायरेक्ट ये मत कहिए कभी भी, अगर आप डायरेक्ट ये कहते हैं कि 3 डिग्री मोर स्टेबल देन 2 डिग्री मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये गलत होगा आपका, है ना। ये मत कहिए, क्योंकि यहां पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन भी ज्यादा स्टेबल है 2 डिग्री से, है ना, और ये 1 डिग्री रहा, ये भी 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल है। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि 3 डिग्री, आपको वहां पे स्टेबिलिटी ऑल ओवर सारी स्टेबिलिटी देखनी होती है, ठीक है। तो ये ऑर्डर रहेगा, और अगर ये ऑर्डर रहेगा तो इसकी रिएक्टिविटी का क्या ऑर्डर रहना चाहिए? रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी यही आएगा, बी ए सी और डी। ये हमारे अल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर बन जाएगा
फॉर डिहाइड्रेशन। ठीक है, सबसे अच्छा सबसे जल्दी डिहाइड्रेशन हमें ये वाला 3 डिग्री अल्कोहल देने वाला है। देन उसके बाद बेंजाइलिक अल्कोहल देगा, उसके बाद हमें एलाइलिक अल्कोहल देगा, और उसके बाद हमें 2 डिग्री अल्कोहल देगा। चलिए बच्चों, तो अब डिसाइड करते हैं कि कब E1 होगा और कब E2 होगा। ठीक है, तो जब कभी भी आपको कंसंट्रेट H2SO4 दिया हुआ हो, आपको कभी भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट H3PO4 दिया हुआ हो, या कभी भी आपको KHSO4 दिया हुआ हो, इन तीनों की प्रेजेंस में हमारे पास जो रिएक्शन होगी वो E1 होगी, फॉर्मेशन होगा कार्बोकेटाइन का और रीअरेंजमेंट भी होगा। ठीक है, रीअरेंजमेंट होगा। और अगर कभी भी हमें Al2O3 दिया हुआ हो, या P2O5 दिया हुआ हो, या हमें POCl3 दिया हुआ हो इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरिडिन, तो यहां पे जो रिएक्शन होगी उसका टाइप होगा E2 टाइप। यहां पे कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, ठीक है, और ना यहां पे कोई रीअरेंजमेंट होगा। लेकिन ध्यान रखना, इन दोनों ही क्वेश्चंस में जो हमारी एल्कीन बनेगी वो सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग बनेगी। क्या है सेटजेफ रूल, अभी इसी में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, दोनों में ही E1 हो भले मैकेनिज्म, भले E2 मैकेनिज्म हो, जो हमारी एल्कीन बनेगी वो सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग बनेगी। हम आज ही के लेक्चर में आपको सेटजेफ रूल भी बता देंगे कि क्या होता है आपका सेटजेफ रूल। सेटजेफ ने कहा था कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आर मोर स्टेबल। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे आज ही। तो आइए बच्चों, कुछ और एग्जांपल्स वगैरह कुछ और देखते हैं। अगर हम लोगों ने 1 डिग्री अल्कोहल लिया हुआ है ना, 1 डिग्री अल्कोहल लिया हुआ है, तो हमें 100% कंसंट्रेटेड H2SO4 की रिक्वायरमेंट होती है। अब तक आप समझ गए होंगे कि 3 डिग्री अल्कोहल मोर रिएक्टिव होता है, ठीक है, फॉर डिहाइड्रेशन। तो फिर हमें यहां से एल्कीन जरूर मिलेगी, लेकिन कंसंट्रेट H2SO4 लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोगों ने 2 डिग्री अल्कोहल लिया हुआ है, 2 डिग्री अल्कोहल आपने कंसीडर किया हुआ है, तो आपको कंसंट्रेट H2SO4 लेने की जरूरत नहीं है। अब आपके 80% कंसंट्रेट H2SO4 से भी काम चल जाएगा और उसे हीट करेंगे, तो यहां से एल्कीन बन जाएगी। और अगर आप लोगों ने 3 डिग्री अल्कोहल लिया हुआ है, क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है, तो आपके जल्दी काम बन जाएगा। मतलब आपको 20% H2SO4 से भी काम बन जाएगा। ठीक है, मतलब एज ए डाइल्यूट H2SO4 भी इसे बोल सकते हैं अपन। तो ये हमारे पास बन जाता है एल्कीन। मोर रिएक्टिव है ना, और सबसे अब साथ में बाहर निकलेगा वाटर। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 के बारे में बात हो गई कि कई बार रिएक्शन में लिखा मिलता है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 20% H2SO4 का क्या मीनिंग है। तो खास मतलब नहीं है, बस ध्यान रखना जैसे जैसे अल्कोहल की रिएक्टिविटी बढ़ेगी तो हमें कंसंट्रेट H2SO4 लेने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स कंसीडर करते हैं डिहाइड्रेशन के। एक अल्कोहल हमारे पास है और हमें कंसंट्रेट H2SO4 दिया हुआ है, साथ में हीट। तो चलिए मैकेनिज्म पे ध्यान देते हैं। इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ही होती है CH3, ये CH3। सबसे पहले क्या आएगा, H+ आएगा, किस पर, OH पर। कौन देगा, H2SO4 देगा, H+, और ये H+ आके इस वाले OH पे अटैक मारेगा। तो इस वाले पे अटैक मारने के बाद यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। आप लोग जानते हैं, आया आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है, स्लो स्टेप, और वाटर यहां से रिमूव होगा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेकर। तो वाटर निकला तो बन गया कार्बोकेटायन, फॉर्मेशन हो गया कार्बोकेटायन का। ध्यान दो, क्या ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है? यस सर, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है।
क्या मुझे रीअरेंजमेंट करवाकर यहां पर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मिल सकता है? जी जरूर। अगर ये मिथाइल आयन की शिफ्टिंग इस पर हो जाए तो यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मिल जाएगा, जो कि मोर स्टेबल होगा देन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो फिर मैंने यहाँ पे शिफ्टिंग करवाई किसकी? मिथाइल आयन की। इसे 1-2 शिफ्टिंग कहते हैं। ये देखिएगा, ये इस कार्बन पर है और इस कार्बन पे चला गया, इस पास वाले कार्बन पे, इसे 1-2 शिफ्ट भी बोला जाता है। तो यहां से बन गया कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन बन गया आपके पास 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। क्यों? क्योंकि यहां पे अल्फा हाइड्रोजन जो है वो 3 + 3 6 + 1 7 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां पे तो 3 अल्फा हाइड्रोजन थे, यहां पर तो हमारे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि यहां पे हमारे पास 7 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लगेगा, और हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो अब देन आपके पास ऑप्शन बचता है अब HSO4- कौन है ये? वीक बेस अटैक करेगा और क्या निकालेगा? बीटा H+ को। मैं बात इसके अकॉर्डिंग कर रहा हूं क्योंकि हम इसे अल्फा बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। ये हमारे पास अल्फा कार्बन अल्फा और इसके पास वाले से निकलेगा तो उसे बीटा, तो इसे अल्फा बीटा एलिमिनेशन बोला जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे अल्फा गामा एलिमिनेशन भी होता है, अल्फा अल्फा एलिमिनेशन भी होता है। जब हम राइबोटिमान रिएक्शन पढ़ रहे होंगे तो मैं आपको अल्फा अल्फा एलिमिनेशन भी वहां पे बताऊंगा। ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है। तो ये रहे बीटा कार्बन आपके, ये रहे बीटा कार्बन। इन बीटा कार्बन से हाइड्रोजन यहां से निकलने वाला है। तो चलिए देखते हैं कहां से निकलेगा। आपके पास 2 पोजीशन हो सकती है H+ निकालने की, या तो आप H+ यहां से निकालेंगे या आप H+ यहां से निकालेंगे। चलिए मैं दोनों के बारे में बात कर लेता हूं। तो CH2 H+ निकलने के बाद बन गया, ठीक है। एंड अगर मैंने यहां से हाइड्रोजन निकाला है तो मेरे पास ये वाली एल्कीन बन गई। यहां पे अपने पास ये वाली एल्कीन बनी है, एक एल्कीन ये वाली बनी है। ध्यान से समझो, इस एल्कीन पर 9 अल्फा हाइड्रोजन है, सॉरी इस एल्कीन पे 12 अल्फा हाइड्रोजन है, और इस एल्कीन पर 3 और 4 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है हमारे पास। ठीक है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल, मतलब ये प्रोडक्ट जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, और यही था हमारे सेटजेफ का रूल। सेटजेफ रूल इसी को कहते हैं, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल एंड मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये सेटजेफ का रूल था। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि इवन हो भले ही E2 हो, एल्कीन तो सेटजेफ के रूल के अकॉर्डिंग ही बनेगी, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ही बनेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनर प्रोडक्ट। इस पे कम सब्स्टिट्यूट लगे हुए ना, एक ये है और एक ये है, 2 सब्स्टिट्यूट लगे हुए हैं। यहाँ पे एल्कीन पे 4 सब्स्टिट्यूट लगे हुए हैं। तो जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट होंगे उतनी ही ज्यादा स्टेबल हमारी एल्कीन बनने वाली है। चलिए तो कुछ और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। हमारे पास ये वाला एग्जांपल है, कंसंट्रेट H2SO4 एंड हीट। तो मैकेनिज्म पे चलते हैं डायरेक्ट इसकी। सबसे पहले इस OH पे अटैक होता है किसका? H+ का। कौन देगा? H2SO4 ही H+ देगा। ये इसने अटैक, ठीक है। ये बन गया। इसके बाद RDS और वाटर रिमूव हो गया।
ठीक है, तो कार्बोकेटाइन बन गया आपके पास 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से क्या रीअरेंजमेंट होकर 2 डिग्री या 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना सकते हैं जी, यस। यहां पे जो हाइड्रोजन है, अगर इस हाइड्राइड आयन की शिफ्टिंग करवा दूं इस कार्बन पर, तो डायरेक्ट 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से फॉर्मेशन हो जाएगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का। ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, तो इसे हम 1 डिग्री टू डायरेक्ट 3 डिग्री कार्बोकेटाइन भी बना सकते हैं। अब हमारे पास HSO4 आएगा जो बीटा हाइड्रो H प्लस को निकालने का काम करने वाला है। वीक बेस है तो बीटा हाइड्रोजन, तो इसके अकॉर्डिंग देखो तो अल्फा होगा, लेकिन यहां पे अगर देखो तो बीटा हो जाएगा। ठीक है, बस ये बात ध्यान रखना। तो फिर यहां पर ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, यहां 2 हाइड्रोजन है, यहां पर भी 2 हाइड्रोजन है। कौन से निकाले यहां से, चलिए देख लेते हैं एक बार बनाकर एल्कीन। अगर मैं यहां से निकालता हूं तो ये CH2 बन जाएगा, और अगर मैं यहां से H प्लस निकालता हूं तो ये CH3 रह जाएगा। तो कौन सी ज्यादा स्टेबल है इस पे, तो 2 और 2 4 अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि यहां पर 2 2 4 और 3 7 अल्फा हाइड्रोजन है। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल। ठीक है, ये मेजर प्रोडक्ट होगा एंड ये हमारे पास माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया हमारे, जिससे हमने ये पढ़ लिया कि 1 डिग्री से 3 डिग्री रीअरेंजमेंट कैसे होता है। चलिए तो एक और एग्जांपल यहां पे कंसीडर करते हैं। ये 2 CH3 मैंने यहां पे लगाए हुए हैं और ये OH है। इसकी कंसंट्रेट H2SO4 यूज किया एंड हीट प्रोवाइड करवाई। तो क्या रहनी चाहिए इसकी मैकेनिज्म, मैं एक स्टेप में क्लियर कर दूंगा इसे, आंसर आता डायरेक्ट। चलिए, तो ये वाटर निकलेगा, कार्बोकेटाइन आया 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, फिर यहां से ये हाइड्राइड आयन की शिफ्टिंग और कार्बोकेटाइन यहां आया और ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। अब H प्लस कहां से निकले, अब एट प्रेजेंट आपके पास ये वाला कंपाउंड बन चुका है। मैं डायरेक्ट इसे डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है, विदाउट टाइम वेस्टिंग। ये CH3 यहां पे आ गया क्योंकि 2 डिग्री था, यहां से लेके आते ही ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया। अब ये एक बात आपके पास बनती है, या तो यहां से निकालेंगे या यहां से निकालेंगे या फिर यहां से, तो 3 बनती है। तीनों के बारे में बात कर लेते हैं, कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है। यहां से निकला तो ये CH3 एज इट इज, ये CH3, ठीक है, और यहां से निकला तो ये CH3। यहां पे H प्लस है या नहीं है, पहले ये तो ध्यान दो। यस है, निकलेगा। ये भी H प्लस है, यहां से भी निकल सकता है, यहां से भी निकल सकता था। तो हमारे पास ये CH3 डबल बॉन्ड CH2, कौन सी मोर स्टेबल है भाई, तो कौन सी मोर स्टेबल है, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन ये रहे और एक ये रहा और 3 ये रहे। 2 1 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां पे अगर बात करूं तो 2 2 4 और 6 10 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां अगर बात करूं तो 2 और 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो मोर स्टेबल हमारे पास ये वाली है। तो प्रोडक्ट हमारा जो बनेगा इस क्वेश्चन से वो ये वाली एल्कीन बनेगा। ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट हमारे पास बनने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ऐसे रीअरेंजमेंट वाले, ठीक है, ज्यादातर पूछे जाते हैं। थोड़ी सी अप्रोच बनाइए, थोड़े से आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए कैसे क्वेश्चंस, जिससे आपका थोड़ी सी स्पीड बढ़े। क्योंकि हमारे पास ठीक है, बोर्ड एग्जाम में हमारे पास टाइम होता है, लेकिन IIT मेडिकल एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम पूरी मैकेनिज्म को अच्छे से पढ़ कर देख कर और फिर एक एक बोर्ड को हटा के देखेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए प्रैक्टिस। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए, इसमें आप परफेक्ट हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए इसी एग्जाम्पल को और कंसिडर करते हैं। अगर आप लोगों के पास ये वाला एग्जाम्पल दे दिया जाए, ठीक है, तो ध्यान से समझना, और मैंने साथ में दिया हुआ है Al2O3 एंड हीट, तो फिर हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, मतलब जो रिएक्शन की मैकेनिज्म होगी वो कौन सी होगी, E2 मैकेनिज्म, मतलब वहां कार्बोकेटाइन नहीं बनता है। तो बस अल्फा बीटा एलिमिनेशन करवा देना है और कुछ नहीं देखना, कुछ भी नहीं देखना। तो अल्फा से OH,
बीटा से H निकाल दो और जो प्रोडक्ट बनेगी वही मेजर प्रोडक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं जो होगा रिंग एक्सपेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है। ठीक है, आईआईटी जैसे एग्जाम में खासकर पूछे जाते हैं ऐसे एग्जांपल्स, तो ध्यान से समझना। यहाँ पर हमारे पास एक मैंने ले रखा है साइक्लोप्रोपेन और उस पे OH CH2OH। ठीक है, तो ये हमारे पास रहा कंसंट्रेट H2SO4। आप लोग इसके मैकेनिज्म तो समझ गए होंगे अभी तक। ठीक है, मैकेनिज्म देखते हैं। तो सबसे पहले अटैक होगा इस CH2 वाले OH पे, किसका, H प्लस का, और यहां पे बन जाएगा CH2OH, उस पे आ गया क्या, पॉजिटिव चार्ज। देन रिमूव होगा आपका वाटर, तो यहां से बनेगा आपके पास कार्बोकैटायन। इस कार्बोकैटायन के बनने के बाद ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां रह ही नहीं सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि स्टेरिक स्ट्रेन 72 एंगल है, स्टेरिक स्ट्रेन ज्यादा लग रहा है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का, और ये सब एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं। तो वैसे भी इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का यहां तक तो इफेक्ट होगा ही होगा ना, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि इस बॉन्ड के में ही उसका इफेक्ट होगा, उसका क्लाउड बनता है, इलेक्ट्रॉन एक क्लाउड होता है इलेक्ट्रॉन का। तो इस वजह से ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं अपनी स्ट्रेन की वजह से, स्टेरिक स्ट्रेन की वजह से यहां से यहां बॉन्ड बना लेते हैं इसके साथ। ठीक है, क्योंकि यहां तो रिपल्शन ज्यादा लग रहा था, तो ये टूट कर इसके साथ बॉन्ड बना लेते हैं। तो अब क्या बन गया देखना, ध्यान से समझना। ये वाला बॉन्ड इस तरीके से बन गया इस CH2 के साथ। इस पे तो कोई इफेक्ट हुआ ही नहीं, इस कार्बन के साथ तो था ही था ये कार्बन। अब इस CH2 का तो पॉजिटिव चार्ज हटना स्वाभाविक सी बात है, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा किस पे, इस वाले कार्बन। ध्यान से समझना, इस वाले कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन अब यहां ना रह के इसके साथ चला गया है ना, यहां आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज तो आएगा इस वाले कार्बन पे। ठीक है, अब आपकी जो रिंग है वो 6 मेंबर रिंग बन गई है। कितने मेंबर रिंग बन गई? 6 मेंबर रिंग बन गई। ध्यान से समझो इस बात को। 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग में जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120 का होगा। इस वजह से स्टेरिक स्ट्रेन क्या होगी, कम हो गई। ठीक है, मैं इसे 1 नंबर नाम देता हूं, 2, ये 3 4 5 6, तो 6 मेंबर रिंग बना दी। 1 पे मैंने कार्बोकैटायन बना दिया। अब यहां पे इस कार्बोकैटायन पर अटैक होगा किसका, अब अटैक अब यहां पे है अपने पास H+, ये H+ HSO4 माइनस की प्रेजेंस में यहां से रिमूव हो जाएंगे और बन जाएगा आपके पास ये वाला कंपाउंड। ये ही मेजर प्रोडक्ट होगा आपके पास। इस बार तो एक ही एल्कीन बन रही है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं रिंग एक्सपेंशन। क्या बोला जाता है इसे? रिंग एक्सपेंशन बोला जाता है। समझ गए बात को? तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल बन जाता है। यहां से जो प्रोडक्ट बना हमारा, वो प्रोडक्ट कैसा था, इस तरीके का प्रोडक्ट था। ठीक है, साइक्लोहेक्सिन थी वो, साइक्लोहेक्सिन। तो बच्चों आइए, चलिए बच्चों, अब हम लोग बात कर लेते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन डिहाइड्रेशन की। ये जो सारी रिएक्शन हमने अभी तक पढ़ी है, उन सब रिएक्शंस में टेम्परेचर का मेन रोल होता है। टेम्परेचर से सारे प्रोडक्ट चेंज हो जाते हैं। ध्यान से समझना। कंसीडर करते हैं यहाँ पे ये CH3CH2OH, और इस एग्जांपल में हम कंसंट्रेट H2SO4 का यूज कर रहे हैं। और कंसंट्रेट H2SO4 का यूज अगर हम लोगों ने टेम्परेचर यहाँ पे रखा है 170 डिग्री सेल्सियस, तो 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हमारे पास एल्कीन ही बनती है। ठीक है, एल्कीन बनती है। तो इसे कहते हैं इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन। ये हमारा हुआ इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन। एक ही मॉलिक्यूल से वाटर मॉलिक्यूल निकला है, तो इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन। लेकिन अगर हमने टेम्परेचर कम कर दिया, 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया है, तो यहां पर जो डिहाइड्रेशन होगा वो इंट्रामोलिकुलर ना होकर इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन होगा।
दो मॉलिक्यूल के बीच में से क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। तो फिर यहां जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट होगा ईथर। अब ध्यान से समझ लो, मैं ईथर की फॉर्मेशन की एक मैकेनिज्म, एक रिएक्शन यही आपको बता देता हूं। तो यहां पे ईथर बनेगा और ये इंटरमोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन होगा। अभी इसकी मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे कि ऐसा इस टेम्परेचर चेंज करते ऐसा क्यों हो गया, ठीक है। तो ये इंटरमोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, देखो ऑर्गेनिक में सब चीजें समझ में आती है सिर्फ और सिर्फ उसकी मैकेनिज्म से। और हमारे 11th 12th के जो स्टूडेंट होते हैं वो ज्यादातर कोशिश करते हैं कि हम उसकी मैकेनिज्म ना पढ़ें। सर मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है क्या, सर मैकेनिज्म याद करनी है क्या। और जो मैकेनिज्म को याद नहीं करना होता है, मैकेनिज्म वो होती है जो आपको रास्ता दिखाती है। ये आपका इनिशियल पॉइंट, ये आपका फाइनल पॉइंट। तो ये मैकेनिज्म ही होती है जो इन दोनों पॉइंट को आपस में जोड़ती है। तो मैकेनिज्म मेरे अकॉर्डिंग हर एक रिएक्शन की मैकेनिज्म आप जरूर कंसीडर करें, जरूर लर्न करें, जरूर देखें उस मैकेनिज्म को। ये एक रास्ता होती है इनिशियल टू फाइनल पॉइंट तक पहुंचने का, ठीक है। वेरियस प्रोसेस हो सकते हैं, तो ध्यान से समझो। ये इंटरमोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन होता है, अभी आपको थोड़ी देर बाद बता दूंगा कि ऐसा क्यों हुआ है। और अगर आप टेम्परेचर कम कर लेते हैं, मतलब टेम्परेचर आप 25 डिग्री सेल्सियस ले आते हैं, तो यहां का प्रोडक्ट ही चेंज हो जाता है, ठीक है। ये प्रोडक्ट बन जाता है, ये बात भी ध्यान रखना। फिर प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा और कम टेम्परेचर पर लेके आने पर, ठीक है। और अगर इसका कम टेम्परेचर ले आते हैं, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर लेते हैं, तो फिर क्या होगा कि ये वाटर जो है वो H2SO4 में जस्ट सोल्यूबल होगा, कोई रिएक्शन वगैरह नहीं देगा। जस्ट सोल्यूबल होने का मतलब ये जो H2SO4 है वो हमारे वाटर को देंगे H+, और वाटर पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज HSO4 नेगेटिव के साथ, मतलब सिर्फ वाटर में जाके ये H2SO4 में जाके ये सोल्यूबल हुआ है, केटाइन एनाइन में ही टूटा है और कुछ नहीं होगा यहाँ पे। तो ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंस होती है, इस बात पे ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। ये देखो ये टेम्परेचर कम था ना, तब ये प्रोडक्ट बना। इसके बाद हमारे पास एक बार और अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो एक बार और इस मॉलिक्यूल से रिएक्शन होती है, फिर देन जाके ये और ये प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। तो अभी इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है। चलिए टेम्परेचर डिपेंडेंस देखते हैं रिएक्शंस में। मैं सेकंड वाली रिएक्शन के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले CH3CH2OH, ठीक है। यहां पे हमने रिएक्शन में कंसंट्रेट H2SO4 ले रखा था। मैं इसका इस बार टेम्परेचर देखो, ज्यादा टेम्परेचर पे जो रिएक्शन थी, मतलब 170 डिग्री सेल्सियस पे जो रिएक्शन थी वो हमने पहले डिस्कस कर ली, उसकी वही मैकेनिज्म रहने वाली है। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं 140 डिग्री सेल्सियस पे ऐसा क्या होता है। तो चलिए मैकेनिज्म देखते हैं। इस मैकेनिज्म में क्या होने वाला है कि ये वाला जो H2SO4 है वो इस एल्कोहल को फर्स्ट स्टेप के अंदर H+ ही देगा, एज इट इज, जैसे पहले हमने पढ़ रखा था। तो ये वाला कंपाउंड CH3CH2OH, ये वाला कंपाउंड। अब आप लोग जानते हैं ना क्या होता है, अगर 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है तो ये H2O इससे बाहर निकल जाता है। लेकिन यहां हमने टेम्परेचर कम रखा है, टेम्परेचर आपका 140 डिग्री सेल्सियस ही है, कम टेम्परेचर है। तो क्या होता है कि ये जो इसका दूसरा मॉलिक्यूल होता है ना, एल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल, ये वाला इसके पास लोन पेयर, तो ये जब यहां से निकल के जा रहा होगा ना, इसके निकल के जाने पर के टाइम ही ये वाला पूरा मॉलिक्यूल इस पे आकर अटैक कर देता है, ठीक है। अब ऐसा क्या होगा देखना, एक इंटरमीडिएट स्टेट बनेगी ना, यहां से ये ऑक्सीजन, ये H, ये हमारे पास C2H5, ये वाला एल्कोहल बनाया मैंने, और ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, इस CH2 के साथ, CH2 के साथ। ये इसके पास CH3 है और यहां से ये वाटर निकल कर जा रहा है, ये वाला इंटरमीडिएट यहां से बनता है। और ये इंटरमीडिएट जो बनेगा, ये इंटरमीडिएट बनेगा तो वहां पर भी 170 पर भी पर अनस्टेबल होता है, टेम्परेचर ज्यादा है ना, इस वजह से ये अनस्टेबल होता है। लेकिन यहां पर टेम्परेचर कम है, इस वजह से ये इंटरमीडिएट स्टेबल होता है। और देन उसके बाद ये वाटर निकल जाता है। वाटर निकलने के बाद, इसके बाद वाटर तो निकलना ही है, वाटर निकलने के बाद ये अपने पास C2H5, ये OH, और
ये CH2, ये CH3 और इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब लास्ट में इसके पास से H+ भी निकल जाता है, ये H+, ठीक है। तो ये बन जाता है C2H5O C2H5। तो इस रिएक्शन में हमारे पास CH3 CH2O CH2 CH3 बन जाता है। तो कम टेम्परेचर होने की वजह से ये जो हमारा इंटरमीडिएट था वो स्टेबल हो गया, ये इंटरमीडिएट बन पाता है। लेकिन अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इंटरमीडिएट नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा तो ये पहले ही से निकल के जाएगा और फिर हमारे पास H+ यहां से निकल जाएगा, ठीक है। तो एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होता है। अदरवाइज कम टेम्परेचर पे क्या होगा, हमारे पास ईथर मेजर प्रोडक्ट होता है। समझ गए बात को। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस कैसे है, तो ये हमारे पास हो गई टेम्परेचर की डिपेंडेंस ऑन डिहाइड्रेशन। अभी देखो यहाँ पे एक बात और कि यहाँ पर इस वाले मॉलिक्यूल और इस वाले मॉलिक्यूल, क्योंकि इससे इस पे अटैक करना है ना, इसे इस पे अटैक करना है, ये अटैक तब इजी हो पाएगा जब ये वाला ग्रुप छोटा हो, ये वाला ग्रुप छोटा हो, यस नो, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो तो ये अटैक इजी हो पाएगा, अदरवाइज ये अटैक इजी नहीं हो पाएगा। अगर बड़े बड़े ग्रुप है तो ये इस पे पूरा मॉलिक्यूल इस पे अटैक नहीं कर पाएगा, और अगर पूरा मॉलिक्यूल अटैक नहीं कर पाएगा तो फिर हमारे पास ईथर की बजाय क्या मिलेगा, एल्कीन मिलेगी। तो ये बात जरूर ध्यान रखना, ये तभी पॉसिबल होता है जब स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे कम हो। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी तो ये मैकेनिज्म नहीं हो पाएगी और हमें एल्कीन मिलेगी। जैसे एक एग्जांपल हम समझ लेते हैं इस बात को। अगर हमारे पास ये वाला अल्कोहल हमें दे दिया जाए जिसकी स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, और इस वाले अल्कोहल में भले ही आप टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इथर नहीं बनेगा इस बार, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। तो इस बार फिर आपका एल्कीन ही बनेगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और वाटर निकलेगा, मतलब फिर से इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन होगा। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि अगर यहाँ पर बड़े मॉलिक्यूल लगा हुआ है, अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है तो फिर इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन नहीं होगा, वो कौन सा होगा, इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन ही होगा, भले ही टेम्परेचर आपका कम हो। समझ गए बात को। तो ये हमारी टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन डिहाइड्रेशन हो गया, ठीक। ऐसे ही जैसे H2SO4 टेम्परेचर डिपेंडेंस रिएक्शन थी, वैसे ही Al2O3 भी टेम्परेचर डिपेंडेंस होता है। ये बात भी आप लोगों को याद रखनी है। अगर आपको Al2O3 350 डिग्री सेल्सियस पे दे दिया जाए तो फिर यहां से एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनता है, और अगर ये वाला Al2O3 डिहाइड्रेटिंग एजेंट 250 डिग्री सेल्सियस पे दे दिया जाए तो ईथर मेजर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। Hg जैसे H2SO4 में मेजर प्रोडक्ट था वैसे ही यहाँ होता है। कम टेम्परेचर पर इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन होगा और ज्यादा टेम्परेचर पर इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन होगा। तो बच्चों अब के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट है, कई बार अपने माइंड से स्किप हो जाता है। पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट एग्जाम में याद नहीं रह पाता है, तो इससे ध्यान रखना कि जब कभी भी पिनाकोल आपको दिया हुआ हो तो वहां पे पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट जरूर करवाना है, ठीक है। देखिएगा कैसा होता है। तो ये वाले हमारे पास कुछ कंपाउंड इस तरीके से पिनाकोल बोलते हैं इसको, ठीक है। ये पास वाले पे OH होता है। जब हम इसकी डिहाइड्रेशन करवाते हैं, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में इसका डिहाइड्रेशन करवाते हैं, तो डिहाइड्रेशन जो होता है वो कुछ इस तरह का हमें प्रोडक्ट देके जाता है जिसे हम पिनाकोलोन बोलते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ये पिनाकोलोन बोला जाता है इसको, और ये प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का होता है। चलिए इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं, ये रीअरेंजमेंट कैसे हुआ है। तो सबसे पहले H2SO4 पिनाकोल को, ये पिनाकोल को देगा H+, पिनाकोल को H+ देगा, ठीक है। कौन, हमारा H2SO4। तो सबसे पहले H+ आया और इस तरीके का कंपाउंड हमारे पास फॉर्म हो गया। ये OH, यहाँ पे ये
ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, देन आप लोग जानते हैं कि इससे वाटर निकल जाएगा। ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज अच्छा लगता नहीं है, वो यहाँ से अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज बचेगा इस कार्बन पर। इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बचने के बाद अब ध्यान से समझो, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जरूर है, लेकिन अगर ये मिथाइल आयन यहां से शिफ्ट कर जाए इस वाले कार्बन पे, तो फिर इस वाले कार्बन पे शिफ्टिंग होने के बाद अगर कार्बोकेटाइन यहां आ जाए तो ये कार्बोकेटाइन इस लोन पेयर के साथ रेजोनेंस शो करने लग जाएगा। इस वजह से यहां से शिफ्टिंग होती है मिथाइल आयन की। तो ये वाली शिफ्टिंग होने के बाद कार्बोकेटाइन आ जाएगा इस वाले कार्बन पर और यहां हमारे पास 3 CH3 ग्रुप लगे रहेंगे। अब यहां आने के बाद इस ऑक्सीजन पे है लोन पेयर, तो ये लोन पेयर जो है वो यहां चले जाएंगे। ठीक है, इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा और अगर इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज हट गया तो यहां आ गया डबल बॉन्ड, ये इस हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है और अब ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। समझ पा रहे हैं, ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पे डोनेट कर दिया ना, इस वजह से। अब क्या होगा कि यहां से निकलेगा H+, ये वाला H+ यहां से निकल जाएगा, ये वाला H+ यहां से निकल जाएगा, तो फिर ये बन गया पिनाकोलोन। इसे बोला जाता है पिनाकोलोन, तो इसे बोलते हैं पिनाकोल, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ये इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, और ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के अंदर ही हम पढ़ते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। लेकिन ध्यान से देखो, यहां से अगर OH निकलेगा तो इस कार्बन के पास H+ नहीं है निकलने के लिए। ठीक है, इस वजह से रीअरेंजमेंट करवाकर पिनाकोलोन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहां हमने आज डिहाइड्रेशन टॉपिक पढ़ लिया है। ये डिहाइड्रेशन टॉपिक मैंने आपको इतना लंबा क्यों करवाया है, ये बात ध्यान रखना कि मैंने आपको ये जो IIT मेडिकल जैसे लेवल तक के क्वेश्चन यहाँ पे हमने कंसीडर किए हैं। IIT लेवल तक का हमने यहाँ पे जो मटेरियल है वो हमने कंसीडर कर लिया है। ये सब चीजें 12th लेवल में नहीं आती हैं। 12th लेवल में बस डिहाइड्रेशन आता है, अल्फा बीटा डिहाइड्रेशन होता है, H2 पूछता है। हाँ जरूर, ये टेम्परेचर डिपेंडेंस जो हमने पढ़ा था वो हमारे 12th क्लास के सिलेबस में है। तो अकॉर्डिंग टू NCERT जितना आपको रिक्वायरमेंट हो उतना यहां से आप ले सकते हैं। ठीक है, और अगर नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं तो आप इसे पूरा अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, थैंक यू।